हेलो गाइस, दृष्टि आईएएस के इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं हिमांशु। गाइस, आज हम यहां पर जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं वो भारतीय अर्थव्यवस्था की रिकवरी से संबंधित है कि किस तरीके से अर्थव्यवस्था में आर्थिक रिकवरी हो रही है। तो आज का हमारा टॉपिक है आईआईपी डेटा और आर्थिक रिकवरी। आईआईपी डेटा का यहाँ पर अर्थ हुआ इंडस्ट्रियल इंडेक्स जो एक जारी हुआ है, यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो भारत की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मौजूद जो विभिन्न क्षेत्रक हैं वे किस तरीके से काम कर रहे हैं और किस तरीके से आर्थिक रिकवरी हो पा रही है, इसको लेकर के ये डेटा यहाँ पर सामने आया है। तो हम सबसे पहले न्यूज़ को देखते हैं, फिर आगे बात करेंगे पूरे टॉपिक पर। तो आज की हमारी न्यूज़ है व्हाट आईआईपी डेटा टेल्स अस अबाउट द स्टेट ऑफ इंडिया इकोनॉमिक रिकवरी, यानी भारत की अर्थव्यवस्था में रिकवरी से संबंधित जो डेटा है उसमें आईआईपी यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या कहता है, इसको लेकर के ये न्यूज़ है। तो हम आगे बढ़ के सबसे पहले देखते हैं कि इसके क्या क्या डायमेंशंस हो सकते हैं। तो गाइस, हम सबसे पहले बात करेंगे इसी के बारे में कि यह आईआईपी जो डेटा सामने आया है वह क्या है। तो हम समझेंगे इस इंडेक्स के बारे में, उसके बाद बात करेंगे कि इंडेक्स में किन चीज़ों को, किस सेक्टर्स को हाईलाइट किया गया है और किस तरीके से रिकवरी की बात उसमें शामिल की गई है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें उन्होंने कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्शन का जिक्र किया है कि अर्थव्यवस्था में जो ये सारे सेक्टर्स हैं जो आईआईपी के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं उनमें संकुचन देखा गया है पिछले साल के मुकाबले। तो हम टॉपिक के अंतर्गत यही समझने का प्रयास करेंगे कि किन किन क्षेत्रों में संकुचन है और किस तरीके से इंडेक्स ने इन बातों को बताया है। जानेंगे कोर इन्फ्लेशन के बारे में, यानी इस ओवरऑल जो न्यूज़ है उसमें एक जिक्र आया है कोर इन्फ्लेशन के बारे में और आरबीआई की चिंता के बारे में। तो एक हल्के स्तर पर हम इसका भी जिक्र करते हुए चलेंगे ताकि आप एक समझ बना सकें और देखेंगे क्या किया जा सकता है और एक सवाल जिसे हम प्रीलिम्स के स्तर पर यहाँ पर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। गाइस, चूँकि जीएस पेपर 3 के अंतर्गत मेंस में और साथ ही प्रीलिम्स में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इन्फ्लेशन, आरबीआई की मौद्रिक नीतियाँ, इन सारी चीज़ों से संबंधित बहुत सारे सवाल अक्सर बनते रहते हैं। तो इस हिसाब से भी आप इस पूरे टॉपिक को जोड़ करके रिविज़न करेंगे इन सभी सेक्टर्स के ज़रिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आईआईपी क्या है। तो गाइस, आईआईपी का मतलब है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा। क्या होता है यह इंडेक्स? यह दरअसल विनिर्माण क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतक है। यहाँ विनिर्माण क्षेत्र का मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में किन किन गतिविधियाँ, यानी किस तरीके से गतिविधियाँ आगे बढ़ रही हैं उसको लेकर के यह जानकारी देता है। साथ ही यह अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग की गतिविधियों का एक ओवरऑल ट्रैक रिकॉर्ड रखता है कि अर्थव्यवस्था में, जैसे अगर हम बात करें कुछ सेक्टर्स को शामिल करते हुए इलेक्ट्रिसिटी के बारे में या फिर माइनिंग के बारे में या फिर मैन्युफैक्चरिंग अदर सेक्टर्स को लेकर के, कि उन क्षेत्रों में किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और उसका प्रोडक्शन कितना बढ़ रहा है। तो ये आंकड़े हमें इस बारे में भी जानकारी देते हैं कि अर्थव्यवस्था हमारी किस गति से आगे जा रही है। ठीक है, अब इसको किसी विशेष अवधि के लिए औद्योगिक उत्पादन को इसके अंतर्गत मापा जाता है। यह किसी विशेष अवधि के अंतर्गत सामान्य सा मतलब लगभग 1 महीने का अंतराल रखा जाता है या फिर कोई विशेष रूप से दी गई अन्य अवधि जिसके अंतर्गत इसका आकलन किया जाए। ठीक है, इसका आधार वर्ष जो लिया गया है वह इस वक्त 2017 में इसको चेंज किया गया था और वर्तमान में यह आधार वर्ष 2011-12 रखा गया है। इस डेटा को जारी कौन करता है? इसको एनएसओ द्वारा संकलित और प्रकाशित किया जाता है। एनएसओ का मतलब नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। अब इस डेटा का उपयोग क्या है? देखिए, यह डेटा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे विभिन्न सरकारी एजेंसियां जैसे कि वित्त मंत्रालय या आरबीआई और कई सारी निजी फर्म्स और विश्लेषक इस डेटा का उपयोग करते हैं। इस डेटा का संकलन कैसे किया जाता है? इस डेटा में कई सारे सरकारी जो रिपोर्ट्स आती है उनको शामिल कर किया जाता है, जो आंकड़े सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के पास जाते हैं। साथ ही इसमें डीपीआईआईटी के आंकड़े विशेष रूप से शामिल किए जाते हैं। ठीक है, आप बताइए डीपीआईआईटी का फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट सेक्शन में। अब हम बात करते हैं इस सूचकांक के घटक के बारे में कि इनमें किन किन चीज़ों को वेटेज दिया गया है। तो देखिए, इसमें मेजर पोर्शन जो है वह है मैन्युफैक्चरिंग का, माइनिंग का और इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये ओवरऑल 3 सेक्टर्स मिला करके इसको मेजर पोर्शन देते हैं। अगर हम इन्हें डिवाइड करें तो इन्हें लगभग 8 सेक्शंस में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें रिफाइनरी उत्पाद, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोयला, क्रूड ऑयल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट और उर्वरक शामिल हैं। इनका कितना वेटेज है यह यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है और एक घटते हुए क्रम में यहाँ पर लिखा हुआ है, आप चाहें
तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो वैसे तो अक्सर परीक्षाओं में ऐसी जानकारी हो सकता है, कभी पूछी भी जा सकती है, सामान्यतया नहीं भी पूछी जा सकती है, लेकिन आपको इसको समझ के हुए चलना है। तो गाइज यहाँ पर एक और टर्म अक्सर हम यूज़ करते हैं, IIP वर्सेस ASI, यानी ये एक वार्षिक रिपोर्ट है, ASI यानी एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज। अब IIP के अलावा इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि IIP जहाँ पर शॉर्ट टर्म लेवल पर इन आंकड़ों को प्रदर्शित करता है, वहीं पर ASI यानी एनुअल सर्वे वार्षिक आधार पर इस डेटा को प्रदान करता है। तो ASI लंबी अवधि में अर्थव्यवस्था में होने वाली औद्योगिक गतिविधियों की हेल्थ को मापता है कि इन सेक्टर्स में क्या उछाल आ रहा है या फिर गिरावट आ रही है। तो ये एक अदर मेजर इंपॉर्टेंट एक आंकड़ा है जिसके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। अब IIP की तुलना में उद्योगों के इसमें विस्तृत आंकड़ों को शामिल किया जाता है, जहां IIP शॉर्ट टर्म की जानकारी देता है, वहीं है एक लंबी अवधि के बारे में सूचनाएं प्रदान करता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट होता है। अब बात करें वर्तमान स्थिति की कि इस रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, तो एक चार्ट है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी के आंकड़ों को शामिल किया गया है। इसके अलावा इसमें जो डेटा है वह जनवरी 2020 की तुलना जनवरी 2021 से और अप्रैल से जनवरी 2020 का डेटा जिसकी तुलना अप्रैल से जनवरी 2021 के बीच के लिए की गई है। इसमें आप देख सकते हैं कि जनवरी 2021 में इसमें लगभग 1.6% का कॉन्ट्रैक्शन देखा गया है, जो इस रिपोर्ट का मेजर हाईलाइट है। यानी कि यह कॉन्ट्रैक्शन बताता है कि पिछले साल की तुलना में जहां ओवरऑल IIP में यानी सभी सेक्टर्स को शामिल करते हुए जहां इसमें 2.20 के हिसाब से वृद्धि हो रही थी, वहीं इसमें -1.6% कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, यानी यह सिकुड़ गया है। यानी इसका साफ साफ मतलब हुआ कि उद्योगों के जो उत्पादन है उसमें गिरावट आ रही है। तो ये अर्थव्यवस्था की वृद्धि के लिए एक चेताने वाली रिपोर्ट है, जिससे पता चलता है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन में गिरावट आई है जनवरी 2021 के दौरान। इसके अलावा अगर हम इसे एक साल के आधार पर देखें तो अप्रैल से जनवरी 2020 के दौरान जहां यह 0.5% का लगभग एक अनुमान था, वहीं इस समय इसमें -12.2% का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है समझने के लिए। इसके अलावा इसमें जो गिरावट है वह -2% मैन्युफैक्चरिंग में और -3.7% यहाँ पर माइनिंग के अंतर्गत देखी गई है। तो ये दो सेक्टर हैं जो अर्थव्यवस्था में रोजगार के लिए बड़े क्षेत्रक माने जाते हैं, महत्वपूर्ण क्षेत्रक हैं। ऐसे में इन सेक्टर्स में गिरावट आना सरकार के लिए एक बड़ी चिंताजनक बात हो सकती है और यह बेरोजगारी के स्तर को भी दर्शा सकता है कि रोजगार के यहाँ पर अवसरों की कमी होती हुई दिख रही है। इसके अलावा एक और आंकड़ा यहाँ पर जारी किया जाता है जिसमें प्राइमरी गुड्स, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स को शामिल किया जाता है। ठीक है, अब अगर हम इस आंकड़े की बात करें तो लगभग इसमें भी वही जनवरी 20 और जनवरी 2021 के बीच में तुलना है और साथ ही अप्रैल से जनवरी 2020 और अप्रैल से जनवरी 2021 के बीच में सालाना तुलना भी की गई है। इसमें जो समझने वाला आंकड़ा है वह यह है कि कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स में -6.8% की यहाँ पर कंट्रैक्शन दिखाई गई है। कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स का मतलब है ऐसी उपभोक्ता वस्तुएं जो आमतौर पर रोजमर्रा के लेवल पर उपभोक्ता इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ब्रेड है या फिर खाने की कोई और वस्तु है, तेल है। तो खपत की जाने वाली वस्तुएं जो लंबे समय तक नहीं चलने वाली हैं, जिनको जैसे साबुन है या फिर और अन्य कई चीज़ें हो सकती हैं, टूथपेस्ट है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनमें गिरावट आना अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है, एक बहुत बड़ा चिंताजनक कारक है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है -0.2, लेकिन बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। हालांकि कैपिटल गुड्स में भी यहाँ पर एक लंबा हमें डिप देखने को मिला है, यह -9.6% है। कैपिटल गुड्स का मतलब हुआ पूंजीगत वस्तुएं, जिसमें हम मशीनरी को शामिल कर सकते हैं। और अगर मशीनरी के उत्पादन में गिरावट आई है, इसका अर्थ है कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में मशीनों के उनकी जो खपत है, मशीनों का उपयोग है, उसमें हमें गिरावट देखने को मिलने वाली है। तो ऐसे में उत्पादन पर इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। ये इस रिपोर्ट का एक मेजर हाईलाइट है। अगर हम इसे अप्रैल से जनवरी के आंकड़े में देखें 2021 के आधार पर, तो इसमें -25.6% की गिरावट काफ़ी बड़ा आंकड़ा है, जो पिछले साल -11.6% था। हालांकि गिरावट यानी पिछले साल से आनी शुरू हो गई थी, लेकिन इस बार यह जनवरी 2021 तक आते आते काफ़ी बड़ी गिरावट के साथ हमें देखने को मिला।
अब हम बात करते हैं इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, इस कॉन्ट्रैक्शन के क्या कारण हैं। तो पहला तो ये कि विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग और खनन यानी माइनिंग सेक्टर में जो गिरावट आई है उससे ओवरऑल इसका जो आंकड़ा है उसमें गिरावट हमें देखने को मिली है। इसके अलावा जो भारत में पूंजीगत वस्तुओं में बड़ी गिरावट, अभी हमने मशीनरी की बात की यानी कैपिटल गुड्स की, तो उसके उत्पादन में गिरावट भी एक चिंता का विषय है। इसका कारण है आर्थिक रिकवरी के लिए अनिश्चितता की स्थितियाँ, यानी कोरोना काल के बाद जब कोरोना काल की शुरुआत हुई तो बहुत सारे लॉकडाउन्स वगैरह लगाए गए। ऐसे में किस तरीके से आर्थिक स्थिति सुधर पाएगी या फिर आर्थिक रिकवरी हो सकेगी, इसको लेकर के निवेशकों के बीच में चिंता का एक माहौल बना हुआ था। तो निवेश इस क्षेत्र में गिरा, नए निवेश की गिरावट आई, नया निवेश कम हुआ, जिसकी वजह से उत्पादन गतिविधियों में यहाँ पर हमें इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। वही हमने बात की अभी गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं में गिरावट की, तो ये एक बड़ा चैलेंज है कि उपभोक्ता के मांग में कमी आई है जनवरी 2021 तक के समय में। तो उपभोक्ता की जो सामान्य वस्तुओं की मांग है आमतौर पर उसमें गिरावट नहीं आती है, लेकिन इतनी बड़ी गिरावट आना एक चिंताजनक विषय है। इन्फ्लेशन में वृद्धि भी इस रिपोर्ट में बताई गई है दूसरे पहलू के रूप में, जो एक चिंताजनक कारण है। और इन्फ्लेशन का बढ़ना आरबीआई के लिए कई तरीके की चिंताएं लेकर के आएगा, यानी कि इसमें जिक्र है कोर इन्फ्लेशन का, मुख्य रूप से कि कोर इन्फ्लेशन का बढ़ना आरबीआई के लिए चिंताजनक है। तो बात कर लेते हैं हम। तो गाइस कोर इन्फ्लेशन को हम समझेंगे, लेकिन कोर इन्फ्लेशन की एक बार हमें तुलना करनी पड़ेगी हेडलाइन इन्फ्लेशन के साथ, तभी हम समझ पाएंगे कि कोर इन्फ्लेशन, चूंकि एक और शब्द है हेडलाइन इन्फ्लेशन, इन दोनों में क्या फ़र्क हो सकता है। देखिए एक बास्केट बनाई गई है जिसमें हम शामिल करते हैं प्रमुख रूप से महंगाई यानी मुद्रास्फीति की दर को मापने के लिए। इसके अंतर्गत सभी वस्तुएं जो इस बास्केट में शामिल हैं उनके मूल्य में परिवर्तन को इसमें दर्शाया जाता है कि वर्तमान समय में मूल्य इतना था, एक निश्चित अवधि के बाद यदि उन मूल्यों में उतार चढ़ाव आता है तो उस बास्केट में शामिल सभी वस्तुओं के आधार पर इसकी गणना की जाती है। अब कोर इन्फ्लेशन इसमें कुछ थोड़ा सा उससे अलग है। कोर इन्फ्लेशन का मतलब है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन में जो भी वस्तुएं शामिल हैं उनमें से अगर हम खाद्य वस्तुओं यानी फूड और ईंधन यानी फ्यूल को हटा दें तो जो आंकड़ा हमें मिलता है वह हमें कोर इन्फ्लेशन का मिलता है। अच्छा, हम इन्हें हटाते क्यों है? इसका एक बड़ा रीज़न ये है कि खाद्य वस्तुएं और फ्यूल के जो उत्पाद हैं उनकी कीमतों में अस्थिरता बहुत अधिक होती है। तो ऐसे में अगर हम मुद्रास्फीति की गणना करते हैं तो स्थिरता को मापने के लिए हम कोर इन्फ्लेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इन दोनों के बीच का एक बड़ा फ़र्क है। तो अक्सर परीक्षाओं में ये सवाल बन जाता है कि इनके बीच में क्या अंतर है, या फिर कोर इन्फ्लेशन में हम किन चीज़ों को शामिल करते हैं नहीं करते, ऐसा सवाल अक्सर पूछा जाता है। अब इस बार का जो आंकड़ा है वह कहता है कि कोर इन्फ्लेशन लगभग 6% बना हुआ है। तो ये आरबीआई के लिए एक चिंताजनक आंकड़ा है, क्योंकि आरबीआई एक सामान्य इन्फ्लेशन के लिए 4 ± 2 का इस्तेमाल करता है, यानी कि मुद्रास्फीति सामान्यतः 4, 2 अधिक और 2 कम हो सकती है। तो ये एक सामान्य आंकड़ा रहता है, लेकिन कोर इन्फ्लेशन के लिए इसको 6% तक पहुंच जाना आरबीआई के लिए चिंताजनक है। विश्लेषकों का मानना है, कई विशेषज्ञ कहते हैं कि इसको 3% तक रहना इसका अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर होगा। तो ये इसलिए एक चिंता का मुद्दा बन रहा है। अगर हम बात करें हेडलाइन इन्फ्लेशन की तो इसमें भी उछाल हमें थोड़ा सा देखने को मिला है, यानी कि यह 5.03% तक इस बार फरवरी 2021 का आंकड़ा हमें दिखाता है। ये सीपीआई के आधार पर है, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर हेडलाइन इन्फ्लेशन का आंकड़ा है। इस आधार पर ये आंकड़े हमें बताते हैं कि ओवरऑल मुद्रास्फीति में वृद्धि हो रही है। एक समय में जहां आरबीआई ब्याज दरों में कमी करने का प्रयास कर रहा है, ब्याज दरों में गिरावट करके आरबीआई का उद्देश्य है कि जो बड़े बड़े उद्योग हैं, जो अन्य सेक्टर्स हैं, उनके हाथ में पैसा पहुंचे और वे एक्सपेंड कर सकें। इसके अलावा जनता के हाथों में पैसा पहुंचे और वे खर्च कर सकें। ऐसे में बढ़ती हुई महंगाई आरबीआई के सामने मौद्रिक नीतियों के लिए एक चैलेंज हो सकती है। हम बात करें क्या किया जा सकता है, तो सबसे पहले तो सरकार को फोकस करना होगा कमज़ोर क्षेत्रों पर, यानी जिन सेक्टर्स में हमें गिरावट देखने को मिल रही है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, माइनिंग सेक्टर है, तो इन सेक्टर्स को बूस्ट करने के लिए हमें डिमांड क्रिएट करनी होगी। ठीक है, हम बात करें रोजगार निर्माण के लिए, तो रोजगार निर्माण किया जाना एक अहम मुद्दा होगा। हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान की, तो इसके तहत भी इस पहलू को यहाँ पर फोकस किया जाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत किया जाना एक अहम कदम होगा, यानी कि जो सप्लाई चेन यहाँ पर टूटी है,
उत्पादन के स्तर पर, तो उसको वापस से मजबूत करने पर सरकार को प्रयास करना होगा। इसके अलावा जो मुद्रास्फीति है उसको संतुलित रूप से इस्तेमाल करना नीति निर्माताओं के लिए बेहद ज़रूरी होगा। ठीक है गाइस, तो ये था आज का हमारा इस आर्थिक एक विश्लेषण के तौर पर आप इस टॉपिक को देख सकते हैं। इसमें मौजूद बहुत सारे जो डेटा का हमने यहाँ पर उपयोग किया है उसे आप किसी भी प्रश्न में इस्तेमाल कर सकते हैं, मेंस के स्तर पर या फिर अन्य कहीं पर। साथ ही इसमें कुछ अन्य जो कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं हमने यहाँ पर उन्हें क्लियर करने का यहाँ पर प्रयास किया है। अब बात करते हैं सवाल की। तो सवाल है, IIP सूचकांक के घटकों में सबसे अधिक भारांश निम्नलिखित में से किसका है? ऑप्शन है क्रूड ऑयल, रिफाइनरी उत्पाद, इलेक्ट्रिसिटी या फिर कोयला। तो यह सवाल प्रीलिम्स के स्तर पर है, आप इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। ठीक है गाइज, ये था आज का हमारा ओवरऑल डिस्कशन। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सेफ रहिए। शुक्रिया।